कुछ लोग और कुछ ताकतें जम्मू कश्मीर में भी और पूरे देश में एक कम्युनल और एक सांप्रदायिक नफरत का माहौल पैदा करने की कोशिशें कर सकती है, कर रही हैं। तो हम समझते हैं कि गवर्नमेंट को इसके लिए वॉचफुल रहने की जरूरत है और निगरानी रखने की जरूरत है कि इन घटनाओं को सांप्रदायिक निगाह से हरगिज न देखा जाए और इन घटनाओं को कम्युनल एंगल से बिल्कुल न देखा जाए और जो लोग इनकी आड़ में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं उनको रोका जाना चाहिए और उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई भी करनी चाहिए। और अब ये जिम्मेदारी पूरी तौर पर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की है कि वहां पीस कायम करे, म्यूचुअल ट्रस्ट कायम करे, हर फेथ के जो सिटीजन्स हैं और हर वर्ग के नागरिक हैं, चाहे वो माइनॉरिटी में हो या माइनॉरिटी में ना हो, उन सब की रक्षा और सुरक्षा करना और उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को एश्योर करना और आपस में म्यूचुअल ट्रस्ट और आपसी विश्वास को बहाल करना, ये सरकार की जिम्मेदारी है ताकि वहां एक परमानेंट पीस का माहौल कायम हो सके। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि ऐसी घटनाएं, सरकार ऐसे कदम उठाएगी कि आइंदा से ऐसी घटनाएं रिपीट न हो और खासतौर से उन लोगों के खिलाफ चेक करने की जरूरत है, उन पर निगाह रखने की जरूरत है जो इन हालात को कम्युनल बनाने की और देश के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा इशू जो हमने हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए चुना है वो पिछले दिनों आपने देखा कि चाहे रामनवमी या हनुमान जयंती के मौके पर जुलूसों की शक्ल में खासतौर से निशाना बनाया गया और मस्जिदों के आसपास वायलेंस हुई, मस्जिदों को टारगेट करने की कोशिश की गई और उसके बाद देखा गया कि उसके बाद एक तरफा गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हुआ और डिमोलिशन और बुल्ड नया सिलसिला शुरू किया गया है। और वो ये कि जिस सिलसिले पर 1991 में कानून बनाकर पाबंदी लगा दी गई थी, इसको फुल स्टॉप कर दिया गया था। 1991 के स्पेशल लिटिगेशन या कोई कार्रवाई को जो है इनिशिएट नहीं किया जाएगा, उसकी इजाजत नहीं दी जाएगी और सिर्फ बाबरी मस्जिद के इशू को एक्सेप्ट इन लोगों के पास कि ये मस्जिदें वो हैं जो मंदिरों को तोड़कर बनाई गई हैं और उनके इश्यूज को दोबारा छेड़ने की कोशिश की जा रही है और हमें अफसोस है कि सर करने वाले हैं। तो ये इस तरह की कोशिशें देश के लिए, समाज के लिए एक बहुत ही नुकसानदेह है। इससे हमारे देश की तरक्की और हमारे देश का आपसी सद्भाव, सौहार्द और विश्वास इसको नुकसान पहुंच रहा है। तो सरकार की जिम्मेदारी है कि वो कानून की पालना करे, 1991 के कानून के मुताबिक जो है वो पालना करे और हमारी अदालतें भी उसका ख्याल रखते हुए ऐसी चीजों को आगे न बढ़ाए जिन चीजों को 1991 के कानून के तहत रोक दिया गया। तीसरा जो हमारा स्टेट उन्वान है वो मॉब लिंचिंग को हमने शामिल किया है। मॉब लिंचिंग की घटनाएं तो पहले भी देश में बहुत होती रही, लेकिन अभी ताजा एक अजीब घटना हुई है मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश के एक गांव मानसा जो मध्य प्रदेश का एक गांव है, वहां एक भंवर लाल जैन नाम के एक बुजुर्ग को पीट कर उनकी हत्या कर दी गई और जो वीडियो वायरल हुआ उनकी पिटाई का वो बनाया गया, जिससे साफ जाहिर है कि पीटने वालों ने बाकायदा वीडियो बनाया एक मकसद के तहत और उसमें साफ तौर पर ये बताया जा रहा है कि वो मारने वाला ये कह रहा है कि तुम्हारा नाम मोहम्मद है और उनसे कहा जा रहा है कि तुम अपना आईडी दिखाओ, फला दिखाओ। और वो आदमी मेंटली नॉर्मल आदमी नहीं है, वो जवाब नहीं दे पा रहा है, वो बात नहीं कर पा रहा है ठीक से और उसको मुसलमान समझकर उसकी बेरहमी से पिटाई की गई और उसकी हत्या हो गई, मौत हो गई। और जिस व्यक्ति का उसमें पहचान हुई है वीडियो में, वो आप जानते हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी का लोकल लीडर है, नेता है
और हालांकि कुछ कार्रवाई हुई है, लेकिन हमको ये लग रहा है कि वो कार्रवाई जो है वो ठीक से नहीं हो रही है और उसको बचाने की कोशिश हो रही है। और जो संदेश जाना चाहिए देश में कि आखिर पहली बात तो किसी को भी मॉब लिंच करना, चाहे वो मुसलमान ही क्यों ना हो, उसको भी मॉब लिंच करना कितना बड़ा क्राइम है। दूसरा ये कि एक मिस्टेकन आइडेंटिटी के साथ जिस तरह से मॉब लिंचिंग हुई है, हमें भंवरलाल जैन साहब का जो परिवार है उनके साथ पूरी हमदर्दी है और उनके परिवार को हम अपनी कंडोलेंसेस कन्वे करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जो है उनके साथ न्याय करेगी और जो कल्प्रिट है, जो सामने आ गया है, बिल्कुल उनको बचाने की कोशिश नहीं होगी, बल्कि ऐसी सजा मिले जिससे आगे ऐसी घटनाएं न होने पाए। ये बात भी हमारे सामने रहे कि आजकल एक ट्रेंड और कल्चर बन गया है कि जो जितना ज्यादा नफरत फैला सकता है, जो जितना ज्यादा किसी मुस्लिम समुदाय के खिलाफ जो है वो एक वायलेंस का रूप दे सकता है, ऐसा लगता है कि वो उनको पॉलिटिकल उनका कैरियर बनाने में मददगार होगा। ये उनकी प्रोफाइलिंग में कंपटीशन ऐसा लगता है। आइंदा इलेक्शंस में शायद लोग अपनी प्रोफाइल बनाने के लिए भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं कि अगर हम ज्यादा नफरत फैलाएंगे, ज्यादा जहर उगलेंगे और ज्यादा मुसलमानों के खिलाफ हिंसा करेंगे तो हमें ज्यादा बड़ा देशभक्त समझा जाएगा और ज्यादा लॉयल समझा जाएगा और हमें पार्टी में ज्यादा काबिल समझा जाएगा। और चूंकि पिछले दिनों जो कुछ होता रहा उससे भी इस बात को हौसला मिला है कि ऐसी चीजों में जो लोग इन्वॉल्व थे उनको पॉलिटिकल तरक्की मिली, उनको पॉलिटिकल अवार्ड भी मिले। तो ये हमारे देश के लिए रुझान बहुत ही खतरनाक है, जो हम चाहते हैं आपके माध्यम से देश की जनता तक पहुंचना चाहिए कि अगर ये रुझान है और इसको नहीं रोका जाएगा तो ये देश के लिए बहुत ही खतरनाक है। इस पहले से जो सिविल सोसाइटी ने कुछ कानून प्रपोज किए हैं जो मॉब लिंचिंग के रोकने के लिए, उस कानून की हम हिमायत करते हैं और झारखंड ने और राजस्थान स्टेट में इन कानूनों को अडॉप्ट किया है वहां की असेंबलीज में। और हम चाहते हैं कि पूरे देश में ऐसा कानून बने मॉब लिंचिंग के खिलाफ और उसमें लोकल जो पुलिस ऑफिसर्स हैं जिस एरिया में वो घटना हो रही है उनको भी जिम्मेदार ठहराया जाए और बहुत सख्त से सख्त सजा का प्रोविजन ऐसे क्राइम्स में रखा जाना चाहिए। ये हमारी डिमांड है जमात इस्लामी हिंद की ओर से, जिसको हम फिर से आपके सामने दोहराना चाहते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक रिमार्क प्रोस्टिट्यूशन के बारे में दिया है और वो जमात इस्लामी हिंद उसको एक बहुत ही खतरनाक समझती है सामाजिक तौर पर, और हम इस बात से एग्री करते हैं। और संविधान की जो सेक्शन 21 है, 21 आर्टिकल 21 है, जिसमें एक डिग्निफाइड लाइफ को अश्योर करने की बात कही गई है सबके लिए, उसको हम सपोर्ट करते हैं कि एवरी सिटीजन हैज अ राइट टू लिव ए डिग्निफाइड लाइफ एंड प्रोफेशन। लेकिन उसको जहां प्रोस्टिट्यूशन से जोड़ा गया है और ये कहा गया है कि पुलिस को चाहिए कि वो उनके साथ जो है डिग्निफाइड सलूक करें और फिर हमारा जो कानून है वो एक तरह से इनडायरेक्टली इस प्रोफेशन को लीगलाइज करता है और एक तरह से उसको परमिट करता है और बल्कि ये कहता है कि ऐसे जो प्रोस्टिट्यूशन सेंटर्स हैं वो आम आबादियों से दूर होने चाहिए ताकि सोसाइटी पर उसका बुरा असर न पड़े। ये बात मानते हुए अदालत ये कहती है, तो जमात इस्लामी हिंद ये समझती है कि चाहे अपनी मर्जी से ये प्रोफेशन अपनाया जाए या चाहे अपनी मर्जी से इस तरह के सेक्सुअल रिलेशन को एक तरह से अपनाया जाए, उसको हम गलत समझते हैं। और ये सिर्फ औरतों के लिए की डिग्निटी का सवाल नहीं है, बल्कि ये ह्यूमन डिग्निटी को भी नीचा करने वाला है कि हम ऐसे प्रोफेशन को अलाउ करें और ऐसे जिसमें बच्चियां, मासूम बच्चियां इस प्रोफेशन में धकेल दी जाती हैं, लड़कियों की ट्रैफिकिंग होती है, औरतें मजबूर कर दी जाती हैं गरीबी और दूसरी और मजबूरियों की बिना पर। तो ये औरतों पर सरासर ज्यादती है।
बजाय इसके कि हम उनके लिए कोई अल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट तलाश करें, बजाय इसके कि हम उनकी डिग्निफाइड लाइफ की जिम्मेदारी सरकार ले और उनको एक डिग्निफाइड लाइफ देने की कोशिश करे, और हम उस प्रोफेशन को ही लीगलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे समाज और देश को मैं समझता हूं बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है और होगा। तो इस पर जमात इस्लामी हिंद का ये सख्त रिएक्शन है कि एक कानून बनना चाहिए, साफ तौर पर स्पष्ट रूप से इस प्रोफेशन को इलीगल करार दिया जाना चाहिए, और इस प्रोफेशन को इलीगल करार देने की हम डिमांड करते हैं और आपके माध्यम से हम सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं। आखिर में हमने ये बात कही है कि जो इस तरह के इमोशनल इश्यूज और मंदिर मस्जिद के इश्यूज और नफरत की घटनाएं में देश को इस तरह से उलझा दिया गया है कि हमारी जो असल समस्याएं हैं उनकी तरफ से ध्यान हट रहा है, और हमारी जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो बराबर जो है वो खराब होती जा रही है। हम ये कह सकते हैं, एक रिपोर्ट में कहा गया कि वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। तो एक स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हैं, लेकिन इसके बावजूद इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, और आप देख रहे हैं कि जो फूड प्राइसेस हैं उन पर 7.3% इन्फ्लेशन बढ़ा है, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 7.83 हो गया है, और बराबर ये चीजें बढ़ती चली जा रही हैं। तो ये हमारे देश के लिए बहुत ही चिंता की बात है कि हम अपनी इकोनॉमी को, अपनी आर्थिक व्यवस्था को संभाल नहीं पा रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है, हम रोजगार क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, और लोगों के लिए जो जरूरत की चीजें हैं उनको सस्ता नहीं कर पा रहे हैं। डीजल और पेट्रोल के दाम हम देख रहे हैं कि कितने बढ़ गए हैं। तो ये सब चीजें हम सबके लिए चिंता की बात। एक और रिपोर्ट जारी हुई है जिसमें ये रिपोर्ट है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है, और जिसमें 180 कंट्रीज को उनके एक लिस्ट बनाई गई है, और वो है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, और उसमें हमारे देश का जो रैंक है वो 85 है। यानी जैसे जैसे रैंक नीचे जाता है हम करप्शन में उतने ज्यादा प्रोमिनेंट हैं। इसका मतलब हम 85 रैंक पर हैं करप्शन के लिहाज से। तो ये बहुत ही हमारे लिए एक चिंता की बात है कि हमारे देश की इमेज और हमारे देश की तस्वीर दुनिया में एक करप्ट कंट्री के तौर पर बन रही है। ये हम सब भारतवासियों के लिए शर्म की बात है, और हम सरकार से ये मुतालबा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि वो ऐसे मेजर्स ले कि करप्शन कम हो, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो, और महंगाई कम हो, और रोजगार जो है वो बढ़े। इस बात की कोशिश की जानी चाहिए। और आखिर में ये देश का जो माहौल, नफरत का माहौल जिस तरह से बढ़ रहा है, बढ़ाया जा रहा है, और जिस तरह की कम्युनल एटमॉस्फेयर को पॉलिटिकल फायदे के लिए बढ़ाया जा रहा है, इससे भी हमारी इकोनॉमी और हमारी आर्थिक व्यवस्था और हमारी ग्रोथ और हमारी प्रोग्रेस को बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। कि जब देश में शांति नहीं होगी, जब देश में आपस में विश्वास नहीं होगा, और वायलेंस और डर का माहौल होगा, नफरत का माहौल होगा, तो यकीनन हमारा बिजनेस, हमारी तमाम इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो सारी इससे प्रभावित होंगी। तो सरकार को चाहिए कि वो इस माहौल को दुरुस्त करने की कोशिश करे, और इकोनॉमी को बेहतर करने की, महंगाई को कम करने की, रोजगार बढ़ाने की संजीदा कोशिश करे। तो ये चंद बातें थी जो हमने प्रेस नोट में शामिल की थी। अब मैं इस हाउस को ओपन करता हूं, और हमारे साथी मोहम्मद अहमद साहब और हम सब मिलकर आपके सवालों का जवाब देंगे। शुक्रिया। इंजीनियर साहब, आपने सवाल उठाया कि देश में माहौल खराब है। अभी जो आरएसएस प्रमुख है मोहन भागवत जी का बयान आया था, उनकी तरफ से कहा गया कि अपना नाम और आपका जो पब्लिकेशन का नाम भी बताया था सबको। मेरा नाम शुएब रजा है और मैं जी मीडिया से हूँ। जी सलाम। तो मेरा सवाल ये है कि जो मोहन भागवत ने कहा है कि हर मस्जिद में शिवलिंग ढूंढने की जरूरत नहीं है और अब कोई आंदोलन नहीं होगा, क्या आप इस बयान से मुत्तफिक हैं और इस बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहली बात तो हम किसी के बयान पर कमेंट करना ये हमारी
पॉलिसी नहीं है। हम तो जो हम चाहते हैं, जो हमारी पॉलिसी है वो हमने बताई, और चूंकि गवर्नमेंट ने कोई बात नहीं कही है, गवर्नमेंट का कोई ऑफिशियल स्टैंड नहीं है, इसलिए हम उस पर कमेंट करने की जरूरत भी महसूस नहीं करते। और हम ये भी जानते हैं कि उन बयानों में बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्टरी बातें अंदर होती हैं, जिसके कई मतलब लगाए जाते हैं, और उसमें हर चीज छुपी हुई है। उसमें कुछ चीजें पॉजिटिव भी नजर आ रही हैं और बहुत सी चीजें अंदर अंदर छुपी हुई हैं, इसलिए हम उस पर कोई कमेंट करने की जरूरत महसूस नहीं करते। सर, आपने सेक्स वर्कर का जो पॉइंट उठाया है, यस, इसमें से आप सेक्स वर्कर की जो गर्ल्स हैं या लेडीज हैं, उसमें से हर एक तबके के लोग हैं वहाँ पर, तो सर उन लोगों के लिए आप कुछ बजट रखते हैं कोई काम करने के लिए, उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप क्या काम कर सकते हैं? बताइए। हम तो तैयार हैं, हम तो सबके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तो मामला सरकार से है कि उस प्रोफेशन को उसको एक तरह से लीगलाइज किया हुआ है, और उस प्रोफेशन में हमारी बच्चियां और औरतें मजबूरन धकेली जा रही हैं, उनकी ट्रैफिकिंग हो रही है। तो ये एक डिग्निफाइड, वो बात तो आपने उठा दी। ठीक है। आप इसका सोल्यूशन आप क्या देते हैं आप? जी, हम यही कहते हैं कि जिस तरह और लोगों के लिए हम एम्प्लॉयमेंट का इंतजाम कर रहे हैं, उनके लिए भी एक डिग्निफाइड एम्प्लॉयमेंट का, या कोई कुछ नहीं कर सकता है तो उनके लिए पेंशन का, एक डिग्निफाइड पेंशन का और एम्प्लॉयमेंट का इंतजाम करना ये सरकार की जिम्मेदारी है। क्योंकि उस प्रोफेशन को लीगलाइज करके और धकेल कर उनको हम सिर्फ औरत को नहीं बल्कि पूरे भारतीय समाज को हम कलंकित कर रहे हैं। सलीम साहब, आपने इस तरह से ये इस प्रेस नोट को लेकर शुरू से आपने कहा कि सरकार अपनी जिम्मेदारी तय करे, सरकार को जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। लास्ट टाइम जब मध्य प्रदेश के दंगों का जिक्र हुआ था, राजस्थान का मामला आया था, तब भी आपने कहा था कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी। तब भी हमारा सवाल ये था कि क्या आप सरकार से मिलेंगे, क्या आप होम मिनिस्टर से, प्राइम मिनिस्टर से मिलेंगे? अब आप अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहते हैं कि सरकार आपको जिम्मेदारी से काम करना चाहिए, सरकार को देखना चाहिए, तो सरकार को एहसास कौन दिलाएगा? जितनी भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है और जितनी भी ऐसी तंजीमें हैं जो इन तमाम मौजू पर काम कर रही हैं, सरकार से 1 to 1 कब होगा उनका, ताकि सरकार के सामने रिपोर्ट रख सके? अभी आपने सेक्स वर्क ये मोहन भागवत वाले बयान पे आपने कहा, सवाल करें। सवाल ये कि मोहन भागवत वाले बयान पे आपने कहा कि सरकार का कोई स्टेटमेंट नहीं है। तो सरकार का स्टेटमेंट तो ना कश्मीर पे अभी तक कुछ आया, ना मॉब लिंचिंग पे कुछ आया, कानपुर भी कल हो गया, और उसके बाद भी तमाम चीजें बढ़ती चली जा रही हैं। तो ऐसे में सरकार से 1 to 1 कब होगा? कब प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर से आप मिलने जा रहे हैं? देखिए, सरकार तो हम सबकी सरकार है, हम पूरे देश ने चुनी है, और सरकार इसीलिए चुनी जाती है कि वो अपनी जिम्मेदारी निभाए, और उसको अपनी जिम्मेदारियां याद दिलाने की जिम्मेदारी हम सबकी है, मीडिया की सबसे ज्यादा है। ये अलग बात है कि मीडिया का एक बड़ा सेक्शन वो है जो सरकार से सवाल पूछने के बजाय, आप कब मिलने जा रहे हैं? जी, जरूरत होगी तो जरूर मिलेंगे। उनसे नहीं मिलने की बात कोई, अगर हमको लगता है कि हम कोई बात मिलकर ही कह सकते हैं तो जरूर मिलेंगे हम। उनके बाद सारी बातें पहुंच रही हैं, अगर वो जरूरत महसूस करते हैं तो जरूर मिलने को तैयार हैं हम। कभी नहीं, कब मिलने की कोई बात नहीं है इसमें मिलना कोई समस्या का हल नहीं है। मिलना जो है ये बात पहुंचनी चाहिए उन तक, और बात पहुंच रही है, और अगर कोई बात वो आपस में करना चाहते हैं तो हम उसके लिए तैयार हैं। एक सवाल है, हाँ मैडम, कानपुर में कल जो हिंसा हुई उसको कैसे कंडेम करते हैं? की साजिश का भी रोल सामने आ रहा है। देखिए, आप फैसले न सुनाए यहाँ पर, वहाँ पुलिस है, वहाँ सरकार है, उनको जांच करने दें। और उसकी निंदा करते हैं, बिल्कुल हिंसा की निंदा करते हैं हम, और जो कुछ भी हुआ है, गलत हुआ है, उस हिंसा की निंदा करते हैं। और जो वाकई जिन्होंने कानून हाथ में लिया है, कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए, और इंसाफ के साथ कार्रवाई होनी चाहिए, और कोई ऐसी कार्रवाई भी नहीं होनी चाहिए जिससे ऐसा लगता हो कि बिल्कुल जिस तरह और जगह देखा गया है कि बुलडोजर चलने लगे हैं, लोगों की घरों और दुकानों को डिमोलिश किया जा रहा है। तो ये, लेकिन जो उसको रोकना सरकार की जिम्मेदारी है, लॉ एंड ऑर्डर को, और हम उसकी निंदा करते हैं।
इंजीनियर साहब, कल यूपी के डीजीपी ने साफ तौर पर कहा है कि हम बुलडोजर कार्रवाई भी करेंगे। 18 लोगों को हमने गिरफ्तार कर लिया है, हमारे पास कैमरे, हमारे पास वीडियो। नहीं, हाउ कैन बुलडोजर कार्रवाई को आप कानूनन कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? किसी क्राइम से या किसी एक्यूज से या किसी की तस्वीर अगर कहीं कैमरे में आ गई है या पुलिस ने किसी को एक्यूज समझ लिया है या जनता किसी को एक्यूज बता रही है, उस पर किसी का घर तबाह कर देना, ये तो बिल्कुल गैर कानूनी बात है। और हमारे अदालत ने इस पर बाकायदा फटकार लगाई है और इस पर कानून के मुताबिक होना चाहिए जो भी। किसी को कानून हाथ में लेने का सरकार को भी अधिकार नहीं। इंजीनियर साहब, ये ज्ञान वापी मस्जिद के मामले में, मेरा नाम कासिम सैयद है, रोजनामा खबरें से। ज्ञान वापी मस्जिद के मामले में मुसलमानों के एक सेक्शन का यह ख्याल है कि इस मसले को बातचीत से हल किया जाए या फिर अदालत से किया जाए। तो अदालतों का जो मौजूदा रवैया है, जिस तरह से तेजी से जो है वो आगे बढ़ रही हैं, तो क्या आप भी इस ख्याल के हामी हैं? पहली बात तो ये। दूसरे, एहानत रसूल का मामला, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला बढ़ता जा रहा है। नूरपुर शर्मा के बाद नवीन कुमार ने भी एहानत रसूल की है, उसके बारे में आपने कुछ नहीं कहा है। देखिए, ये कानपुर का वाकया उसी वजह से हुआ है। हाँ, याद है। तो ये जो मैंने बताया कि हमारी निगाह में 1991 का जो कानून है, उसने तमाम ऐसे मसलों पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए वो कानून बना है। वो कानून जब तक मौजूद है, उसके मुताबिक ही सरकार और अदालतों को आगे कार्रवाई करनी चाहिए। हम उसको मसला ही नहीं समझते। वो कानून, उस कानून के मुताबिक कोई मसला ही नहीं है। और दूसरी बात क्या पूछी थी आपने? एहानत रसूल पर आपकी कोई बात? हाँ, बिल्कुल, उस पर हमारा बयान भी आ चुका है। ये जो एक माहौल को गरमाने के लिए और नफरत पैदा करने के लिए और अपने आप को पॉलिटिकली ऊपर उठाने के लिए जिस तरह से लोग इस तरह की जज्बाती चीजों का सहारा ले रहे हैं, वो कानून के खिलाफ है। सरकार की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे और ऐसे चैनल्स पर और ऐसे जो लोग उसको बढ़ावा दे रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने की हमने डिमांड की है। तो मुसलमानों को क्या मशवरा देंगे आप इस मामले में? देखिए, कानून के मुताबिक कार्रवाई करनी चाहिए और इस पर नाराजगी जताने का कानून के दायरे में पीसफुल तरीके से वो हमें पूरा हक है। लेकिन ये कि असल जो कार्रवाई है वो कानून के मुताबिक होनी चाहिए, क्योंकि उसमें कानून को हाथ में लिया गया है, नफरत फैलाने की कोशिश की गई है और मजहबी भावनाओं को भड़काने की कोशिश की गई है। उसके लिए कानून बने और सरकार इसीलिए कि वो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे। किसी को अधिकार नहीं है कि किसी को अधिकार नहीं दिया जा सकता है कि वो खुद फैसला करे या वो खुद सजा दे। सरकार और जो हमारा लाइन ऑर्डर का सिस्टम है वो इस पर कार्रवाई करे। मैं सैयद आमिर हुसैन हूँ, न्यूज़ नेशन से। जी फरमाइए। सवाल ये है कि जम्मू कश्मीर में देखा गया है कि बड़ी संख्या में अब हिंसा हुई है। एक बार फिर से 1991 से पहले वाला जो मामला था फिर से सामने आ रहा है। बड़ी संख्या में जो कश्मीरी पंडित है या फिर हिंदू हैं, वो वहां से पलायन भी कर रहे हैं इस बात को लेकर के कि उनको इस बात का डर है कि कहीं उनको फिर निशाना न बनाया जाए। खास तौर पे देखा जाए तो नाम पूछ करके उनको गोली मारी जा रही है, इस तरह की बात सामने आई है। किस तरह से आप जम्मू कश्मीर के मसले को देखते हैं और आपका रुख इस पर क्या है? क्या ऐसे में उन लोगों को वहीं पर रहना चाहिए, क्या आप ये कहना चाहेंगे, या फिर इस पर सरकार को कड़ी कार्रवाई करके जो दोषी है उनको पकड़ना चाहिए? देखिए, हम एक बात तो ये कहना चाहते हैं कि इस मसले पर पॉलिटिक्स और सियासत नहीं होनी चाहिए और इस मसले को वहां कश्मीर में भी और पूरे देश में भी एक सांप्रदायिक और नफरत का माहौल पैदा करने का जरिया नहीं बनने देना चाहिए। ये सरकार की जिम्मेदारी है। दूसरा, ये हमने अपने प्रेस नोट में भी लिखा है कि ये सरकार की जिम्मेदारी है और अब तो मौजूदा सरकार जो है वो पूरी तरह से अधिकृत है, वहां कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं है कि वहां पर आप पीस कायम करें, वहां म्यूचुअल ट्रस्ट कायम करें, वहां डर का जो माहौल है उसको खत्म करने की कोशिश करें। और डर वहां सिर्फ कश्मीरी पंडित या हिंदूज में है ऐसा नहीं है, डर वहां पूरे कश्मीर में है और सरकार की जिम्मेदारी है कि सबके डर को एड्रेस करे और सबकी सुरक्षा को एश्योर करे। और पलायन जो है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक कम्युनिटी का हुआ है, दूसरे लोग भी पलायन कर रहे हैं, दूसरे लोग भी मुख्तलिफ तरीकों से पूरे देश में आप देख सकते हैं उनको। तो इस समस्या को कम्युनल लेंस से और पॉलिटिकल मोटिव से
देखने और हल करने की कोशिश करने के बजाय इसका एक परमानेंट हल वो करने की कोशिश करनी चाहिए। और वो यही है कि आप कश्मीरी आवाम से बात करें, आप वहां पर लोगों की शिकायतों को दूर करें, म्यूचुअल ट्रस्ट पैदा करें, और जो लोग किसी भी वजह से वहां से आ गए हैं या उनको वापस उनके घरों में सुरक्षित जो है वहां पर उनको बसाया भी जाए और सुरक्षा देने की उनको पूरी कोशिश की जाए। ये सरकार की जिम्मेदारी है। और अब आप किससे कहेंगे? अब तो 8 साल से सरकार है और अब तो वहां स्टेट गवर्नमेंट भी नहीं है, और एक जमाने में तो आपकी वहां की पार्टी के साथ मिलकर वहां गवर्नमेंट थी, तो अब किससे कहा जाएगा कि कौन जिम्मेदार है? तो सरकार के अलावा किसकी जिम्मेदारी है वहां पर लाइन ऑर्डर और पीस मेंटेन करना? उसके लिए जो कुछ भी करने की जरूरत है वो करना चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि वहां विश्वास का वातावरण हो और वहां डर खत्म हो और वहां नफरत का जो माहौल है उसको खत्म करने की कोशिश की जाए, और वहां सबको irrespective of their caste, creed and religion and faith, everybody should be given full security and safety. It is the responsibility of the government. सलीम जी, मेरा सूफी सवाल खान का है, एक सवाल मेरा एक मैडम सूफी खान का एसोसिएशन है, उन्होंने कहा है कि कौन सूफी खान का कौन है ये? हम नहीं जानते। तो ये कानपुर की एसोसिएशन है, उनकी तरफ से कहा गया कि कानपुर में जो हिंसा हुई उसमें पीएफआई का रोल है और ये जानबूझकर घटना उसी वक्त की गई जब प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर शहर में थे। इसके अलावा केरल में भी जो स्लोगन, जो पीएफआई का मार्च निकाला गया था, उसमें भी स्लोगन जिस तरीके के सामने आए थे, तो पीएफआई का जो रोल अलग अलग घटनाओं में सामने आ रहा है, उस पर आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? तो आपने किसी के कहने पर आपने मान लिया फैसले को? हम नहीं, ये तो जांच करने दीजिए। वहाँ सरकार है, वहाँ पुलिस है, और किसी के कहने से आप किसी को मुजरिम करार बना देंगे, किसी के कहने से आप किसी को मान लेंगे और पुलिस कह रही है कि पीएफआई के कहना नहीं, कानून है ना उनके पास, कानून है, उनके पास सबूत होंगे और उसके मुताबिक कार्रवाई करें। वो जो भी हो, किसी संगठन का नाम लेने के बजाय जो भी हो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कौन लोग हैं जो माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं, और देश में कौन नहीं जानता कि दंगा करना किसकी पॉलिसी है? कौन नहीं जानता दंगे से किसको फायदा होता है? कौन नहीं जानता दंगे की सियासत कौन करता है? कौन नहीं जानता नफरत के जरिए नफरत के फल जो है कौन बटोरता है? तो आप सब जानते हैं, और अगर कोई घटना जो हुई है उसकी जांच होनी चाहिए और कानून अपना काम करे निष्पक्ष तौर पर। हाँ, ये सरकार जो है आई है, 8 साल हुए हैं, अच्छे दिन के नारे के साथ आई थी, 15 लाख रुपए देने के वादे के साथ आई थी, हर एक के खाते में 15 लाख। लेकिन हिंदुस्तानी जो भी पैदा हो रहा है 1 लाख। बहरहाल ये तो पॉलिटिकल पार्टीज इसका जायजा लें कि इस मैदान में क्या, लेकिन हमारी निगाह में जो सबसे ज्यादा नुकसान पिछले दिनों में हुआ है देश का और हो रहा है, वो है देश में नफरत का माहौल, वो है इस देश में अविश्वास का माहौल, और वो है इस देश में बढ़ती हुई एक तरह से हिंसा की जो प्रवृत्ति है। और कुछ लोग अपने आप को कानून से ऊपर समझते हैं, वो समझते हैं कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो ये जो माहौल पैदा हो रहा है, मैं समझता हूं ये सबसे बड़ा खतरा है। यकीनन हमारी आर्थिक व्यवस्था और वो भी मसले हैं और उनको भी हल करने की हमने बात कही है, लेकिन हमारी निगाह में ये जिस रुख पर हमारा देश नफरत के रास्ते पर चलाने की कोशिश कर रहे हैं कुछ लोग, इसको रोकना बहुत जरूरी है। सियासी पार्टियों से भी हम कहते हैं कि राजनीतिक पार्टियां, सभी राजनीतिक पार्टियां जो है इसको बहुत सीरियसली ले कि ये देश और समाज के लिए बहुत खतरनाक है। जो धार्मिक नेता हैं अलग अलग धर्मों से, उनसे भी हमारा संपर्क है और उनसे भी हम मिलते रहते हैं। उनसे भी हम यही कहते हैं कि धार्मिक नेताओं को समाज में आकर और धर्म के नाम पर ये जो नफरत और वातावरण को दूषित करने की और समाज में दूरियां पैदा करने की कोशिश हो रही है, धार्मिक नेताओं को आगे आकर काम करना चाहिए, सामाजिक संगठनों को आगे आकर काम करना चाहिए। तो और हमसे जो कुछ भी हो रहा है हम अपने तौर पर सामाजिक सतह पर कर रहे हैं, और सियासी पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां राजनीतिक तौर पर करें, और धार्मिक लोग जो है वो अपने धार्मिक उस माहौल को समाज में ठीक तरह से मैसेज दें कि सच्चा जो धर्म है और धर्म के नाम पर जो ये किया जा रहा है वो गलत हो रहा है। मेरा एक सवाल ये है, यूनाइटेड स्टेट ने, उसके स्टेट डिपार्टमेंट ने रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट जो है उसमें इंडिया को इंडाइट किया है, इंडिया ने उसको रिजेक्ट कर दिया है। क्या आप उसको रिजेक्ट करते हैं या इंडोर्स करते हैं? देखिए,
जो कुछ हो रहा है देश में उससे मीडिया अच्छी तरह परिचित है और वाकिफ है। उसको इंडोर्स कर रही है। बिल्कुल हम समझते हैं कि जो कुछ यहाँ रिलीजियस माइनॉरिटीज के साथ हो रहा है और जिस तरह से खासतौर से मुसलमानों के साथ पिछले कुछ वक्त से हो रहा है, हमारे ईसाई भाइयों के साथ जिस तरह का बर्ताव हो रहा है और मजहबी जो हमारी इबादत गाहें हैं उनको जिस तरह से निशाना बनाया जा रहा है, तो ये हम सब के लिए रिपोर्ट तो खैर बराबर आती है लेकिन पूरी दुनिया देख रही है इसको और हमारे देश की 140 करोड़ जनता भी इसको देख रही है कि ये हमारे देश के लिए, समाज के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है। और ये रिपोर्टें तो अलग चीजें, लेकिन ये बहुत गलत रुख पर हम जा रहे हैं। सर, ये ज्ञान वापी को लेकर के अभी कोर्ट का फैसला अभी आना बाकी है, लेकिन अभी देखा जा रहा है कि बहुत सारे वीडियोस सामने आए हैं, जैसा कि कोर्ट ने भी कहा था कि कुछ इस तरह के वीडियोस ना सार्वजनिक किए जाए, लेकिन वो सार्वजनिक हुए और उसमें दिखाया गया कि जो कलाकृतियां हैं अंदर वो दिखाई गई, उसमें त्रिशूल दिखाया गया, उसमें और तमाम चीजें दिखाई गई हैं। अब वहां पर ये हो रहा है कि तमाम जो धार्मिक लोग हैं खासतौर पे वो कह रहे हैं कि अब वहां पे वो पूजा करना चाहते हैं। जैसे कि एक नाम आया था जिनका नाम है अति गुप्तेश्वरानंद, वो वहां पे पूजा करना चाहते हैं। तो इस तरह की चीजें भी अब सामने आने लगी हैं, तो इस पर क्या टेक है आप लोगों का, इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, सबसे पहला तो सवाल ये है कि वो लीक कैसे हुई हो, और इस पर भी चिंता जताई है उसमें कोर्ट ने कि भाई लीक कैसे हो गई, और अगर लीक हो गई है तो कौन लोग उसको बेस बना करके ये कह रहे हैं। तो हमारा ख्याल ये है कि वो पहली बार ये गलती हुआ है कि वो लीक नहीं होनी चाहिए थी, और लीक हुई है तो फिर अब उसकी जांच होगी, उसकी वीडियो की क्या हैसियत है, उसको कैसे बनाया गया, कैसे उसमें कलाकृतियां दिखाई गई, जो दिखाई गई त्रिशूल वगैरह दिखाया गया, तो ये सब अभी तो जांच का विषय है। लेकिन इस पर हम अभी कुछ नहीं कह सकते, बल्कि कोर्ट ने खुद कहा है, तो कोर्ट ने ये बात कही है कि कैसे लीक हो गया, जो लोग दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। कोर्ट की सेकेंड चीज कही एक पैटर्न है कि भाई कोर्ट अगर सुप्रीम कोर्ट में जाता है उससे ऊंची अदालत कहीं नहीं है, तो अगर सुप्रीम कोर्ट भी ये मानता है कि ठीक है वहां पर ये था, तो इसका मतलब ये हक बनता है। तो क्या जमात इस्लामी हिंद जो है कोर्ट के फैसले पर अमल करेगी, कोर्ट के फैसले को मानेगी, या फिर दूसरे तरह की लड़ाई होगी? नहीं, देखिए, लड़ाई की कोई बात नहीं है। कोर्ट का फैसला अभी कोर्ट में प्रोसेस होने दीजिए पहले, फिर यहाँ पर इस पर गौर होगा कि हमें आगे क्या करना है और कैसे करना है। सही बात तो ये है कि शुरू से ये बात आई थी कि 91 का स्टेटस को जो है मसले को हल करता है, सोल्यूशन उसका है, लेकिन आप 91 के कानून के मुताबिक उसको नहीं मान रहे हैं और आप कहते हैं कि नहीं, उसको देखा जाएगा कहाँ पर क्या मूर्तियां थी, किसके नीचे थी, तो फिर अब तो एक लंबी लिस्ट है उसकी, तो अभी तो उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं कि कोर्ट के फैसले भी अब कुछ इस तरह के आ रहे हैं जिस पर इत्मीनान नहीं है लोगों कि कोर्ट के फैसलों में की सही सूरत हाल नहीं होती। मेरा सवाल इंजीनियर सलीम साहब से है। जी बताइए। इंजीनियर साहब अक्सर कहते हैं कि टीवी डिबेट में ऐसे जो जिनकी मालूमात बहुत कम है, ऐसे मौलवी वहाँ पे ना जाए जिनसे इस्लाम और मुसलमान बदनाम होता है। पिछले कुछ दिनों में हम देख रहे हैं महमूद मदनी का 10वां इंटरव्यू आ चुका है और महमूद मदनी की मालूमात में इतनी नहीं लगती है जिससे इस्लाम का कोई भला हो। वो इस्लाम को नुकसान पहुँचा रहे हैं, मुसलमान को नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो आपको नहीं लगता जो छोटे मौलवी है वो तो नहीं जाए, महमूद मदनी जैसे लोग भी टीवी को इंटरव्यू ना दे, उनको भी नहीं देना चाहिए? ये तो अब आपका उनके बारे में जो भी है उनसे कहिए, ये यहाँ इस हाउस के लिए क्या है इसमें? आप मोरल जो है, इससे आगे एक सवाल है कि असम की सरकार ने मदरसा स्कूल में तब्दील करने का जी कौन साहब हैं, किस अखबार से? शम्स तबरेज़। हाँ, अच्छा, आप रोशनी में बहुत छुपे हुए हैं। जी बहुत पीछे जगह होती है। नहीं, रोशनी की वजह से। तो असम की सरकार ने मदरसों को स्कूल में तब्दील करने का फैसला किया है और हाई कोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट मामला आ गया, मुसलमान चाह रहे हैं कि मदरसा ही रहे। दूसरी तरफ यही मौलाना महमूद मदनी साहब ने कहा है कि सरकार को चाहिए मदरसों को ग्रांट देना बंद कर दे। सरकार को अगर फिक्र है मुसलमानों की तो मुस्लिम मोहल्लों में स्कूल कायम करे। तो जमात इस्लामी हिंद किसके साथ है, मौलाना महमूद मदनी के साथ या असम के चीफ मिनिस्टर के साथ? नहीं, हम तो इंसाफ के साथ हैं और इंसाफ का तकाजा यह है कि जो चीजें बरसों से चली आ रही हैं और जिनको सरकारी संरक्षण और सरकारी सपोर्ट हासिल है, उनको बगैर किसी कारण के बंद कर देना उस सपोर्ट को। और मदरसों में शिक्षा होती है और शिक्षा सरकार की जिम्मेदारी है, और अगर मदरसे सरकार की जिम्मेदारी में से हिस्सा बटा रहे हैं
तो उससे किसको आपत्ति होनी चाहिए। तो ये जो किया जा रहा है असम में, मुझे लगता है कि ये भी जो है एक खास नजरिए से किया जा रहा है और ये ठीक नहीं है। सर उनका बयान की मजम्मत होनी चाहिए ना, बहुत बंदी के लाखों फॉलोअर है, कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी बातें होती नहीं, हम तो क्या होना चाहिए वो सरकार से कहते हैं, किसी के बयान की मजम्मत या तायद हमारी उसमें नहीं है। हम तो क्या होना चाहिए वो हमने बता दिया, सरकार को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यस मैडम। ओके श्योर। हमने मोहन भागवत जी के स्टेटमेंट पर आपसे सवाल पूछा तो आप कह रहे हैं आप कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से चाहे वो ज्ञानवापी का मुद्दा हो या फिर मुस्लिम टारगेटेड हो या फिर कोई भी ऐसा रिलीजियस मुद्दा हो, गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आता। तो आरएसएस के जब हेड ऐसा स्टेटमेंट देते हैं कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढने की जरूरत नहीं है वगैरह, तो इस पर हम जानना चाहेंगे कि क्या आप इन स्टेटमेंट से अग्री करते हैं या डिसअग्री करते हैं, क्योंकि आप जैसी कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनकी स्टेटमेंट्स पर बहुत लोग अपनी नजर रखते हैं, इसलिए हम जानना चाहते हैं कि मोहन भागवत जी देखिए, पे आपकी क्या राय है? वही मैं कहना चाहता हूँ। पहली बात तो हम किसी व्यक्ति के स्टेटमेंट को हम एंडोर्स नहीं करना चाहते हैं, ना उसको क्रिटिसाइज करना चाहते हैं, वो उनका मामला। दूसरा ये कि हमारी निगाह में गवर्नमेंट से कही हुई बात जो है वो अहमियत रखती है। दूसरा ये कि बयानात में इतने कॉन्ट्रडिक्शन होते हैं कि दोनों तरह की बातें उसमें मौजूद हैं, यानी कुछ आप ढूंढना चाहें तो पॉजिटिव भी हो सकता है और उसके अंदर नेगेटिव भी मौजूद है। तो इसलिए ऐसे जो मुबहम बयान है उस पर कमेंट करना और किसी व्यक्ति के बयान पर कमेंट करना, मुझे लगता है कि जमात इस्लामी हिंद उसको ठीक नहीं समझती। हम तो जो चाहते हैं वो हमने बताया है, और सरकार कुछ ऑफिशियली कहे उस पर तो हम सरकार से बात कर सकते हैं, उसके कमेंट पर बात कर सकते हैं। जो इशू मोहन भागवत जी ने रेज किया है उस पे आपका क्या कहना है? इशू जी, जो इशू उन्होंने रेज किया है, नहीं, हम तो ये बात बता ही रहे हैं कि मसला मस्जिद और मंदिर का, इबादत गाहों का मसला 1991 के कानून के तहत अब उस पर एक मोहर लग चुकी है। अब किसी और मसले को छेड़ना और इस तरह की चीजें करना, कराना और उस पर सरकार का चुप रहना और सरकार के अलावा कुछ और लोगों का बोलना, मैं नहीं समझता कि इसकी कोई हैसियत है। असल हैसियत यह है कि 1991 के कानून के तहत अब उन मसलों पर बात नहीं होनी चाहिए, उन पर लिटिगेशन नहीं होना चाहिए। ये उस कानून के तहत मौजूद है। ये डाइवर्ट करने के लिए, अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए जो गवर्नमेंट का फेलियर्स है उसको डाइवर्ट करने के लिए उठाए जा रहे हैं, इसके पीछे पॉलिटिकल मोटिव्स है। जमात इस्लामी क्या ये समझती है? ठीक है, आपकी जो समझ है उस पर, उससे हम भी सहमत हैं। प्रोफेसर सलीम साहब, बॉलीवुड के जरिए फिल्म बना करके तारीख बदली जा रही है। अब एक ताजा फिल्म आई है सम्राट पृथ्वीराज, उसकी पूरी तारीख ही चेंज कर देगी। दुनिया अब तक यही जानती थी कि शहाबुद्दीन गौरी ने दूसरी जंग में पृथ्वीराज को कत्ल किया था। अब उसमें ये दिखाया गया कि पृथ्वीराज ने ही कत्ल कर दिया शहाबुद्दीन गौरी का। अब एक पूरी हिस्ट्री उन्होंने चेंज कर दी फिल्म बना करके। आप इसको कैसे काउंटर करेंगे, कैसे बताएंगे दुनिया को सच? नहीं, देखिए, कोई भी आर्ट या कोई भी टेक्नोलॉजी जो है वो बुरी नहीं होती। आर्ट और टेक्नोलॉजी को आप समाज में एक पॉजिटिव मैसेज देने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी का मंशा और किसी का जहन नफरत और दूरियां पैदा करने वाला हो, तो चाहे वो फिल्म हो या ड्रामा हो या कोई और चीज हो, उसमें भी वो वही चीज लाएगा। तो ये तो अब जनता देख रही है ना, और आप भी देख रहे हैं। हिस्ट्री तो सबको मालूम है, और हिस्ट्री से किस तरह की चीजें हो रही वो भी आप जानते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सरकार की जिम्मेदारी है। सरकारी तो सर करा रही है। अब इतनी हमें मालूमात नहीं है जितनी आपके पास है। सलीम साहब, माजी में इस तरह की खबरें आती रही हैं। ये कह रहे हैं कि कानून अपना काम करेगा। बिल्कुल। तो पहला सवाल ये है कि हिंदुस्तान में कोई कानून बचा है? बिल्कुल बचा है। दूसरी बात, अगर कानून बचा होता, अगर कानून नहीं होता तो देश ही नहीं होता। कानून है, वो अलग बात है कि उसको नाफिज करने वाले कहाँ पे नहीं हो रहा है। बात ये होता है कानून का अमल, कानून के बाद उस वक्त हम कहेंगे जब यकसानियत के साथ बगैर इम्तियाज के कानून पर अमल हो। हिंदुस्तान में कानून पर जो है अमल जो है इम्तियाज के साथ होता है। अभी आपने बात की कानपुर साहब की, मैं वीडियो में साफ दिख रहा है कि पुलिस वाले पथराव कर रहे हैं।
पुलिस वाले ही पथराव कर रहे हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि अदालत की बात है कि एक तरफ अदालत जो कहती है कि भाई सज्जिन इमाम और या उमर खालिद के ताल्लुक से कि जो दिल्ली पुलिस ने जो भी अदालत में पेश किया वो सब बेकार है और पुलिस को फटकार लगाती है। दूसरी तरफ वो जमानत भी नहीं देती। तो क्या इसका हम समझे कि हुकूमत अदालत जो है, हिंदुस्तान की अदालत जो है हुकूमत की मंशा के मुताबिक काम करती है? देखिए, जहाँ तक कानपुर का मसला है, तो कानपुर में जो प्रोटेस्ट हो रहा था उसके खिलाफ, उस खातून ने जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ नफरत की और गलत बात कही थी ना, उसके खिलाफ हो रहा था। लेकिन मुझे अफसोस है और ताज्जुब भी है कि जिसने ये किया है उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आप हिंदू मजहब हो या मुसलमानों का मजहब हो, उसके देवी देवताओं पर, पैगम्बरों पर अगर कोई बेजा कमेंट करते हैं या तो उसके खिलाफ पहले कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन हुआ ये कि जो लोग उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने गए थे, जाहिर सी बात प्रोटेस्ट होता है, भीड़ होती है, वायलेंस होता है, सब कुछ होता है, तो उस वक्त तो ये सब रिजल्ट है, उसका नतीजा है उसका, उस पर उस शख्स पर कार्रवाई होनी चाहिए कि जिसने ये गलत किया है। कोई भी हिंदू मुसलमान है, अगर हिंदू देवताओं पर कोई गलत कमेंट करता है या हिंदू कोई उस पर करता है तो प्रोटेस्ट का अधिकार तो है ही है। तो अब अगर वायलेंस हो गया तो फिर ये तो होता है। तो अब इसके खिलाफ यही है मसला कि भाई जब मुसलमानों ने प्रोटेस्ट किया उसके बाद कुछ लोग ऐसे उसमें शामिल हो जाते हैं। हर प्रोटेस्ट को आप देखिए, जिसमें कुछ ऐसे लोग एलिमेंट शामिल हो जाते हैं कि वायलेंस शुरू हो जाता है। तो वायलेंस के बाद पुलिस का काम आता है, पुलिस उनको मारती भी है और जेलों में डालती है, और एक आफ्टर राइट जो शुरू होता है वह उसके खिलाफ कार्रवाई वो बड़ी खतरनाक होती है। जी इंजीनियर साहब, माजी में इस तरह की खबरें आती रही हैं, माजी में इस तरह की खबरें आती रही हैं कि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड से लेकर के दीगर संगठनों ने प्राइम मिनिस्टर से मिलने का समय मांगा था। माजी में इस तरह की खबरें आती रही हैं कि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड से लेकर के दीगर संगठनों ने प्राइम मिनिस्टर से मिलने का समय मांगा था। लेकिन अब आप ये कह रहे हैं कि जब अगर जरूरत होगी वो बुलाएंगे तो हम जाएंगे। तो क्या उन्होंने आपको समय नहीं दिया? जबकि इस तरह की भी फोटोज आए हैं कि मुस्लिम संगठनों के बड़े बड़े नेता NSA डोभाल साहब से मिल चुके हैं। तो ये कंट्राडिक्ट समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ आप कह रहे हैं बुलाएंगे तो जाएंगे, तो क्या डोभाल साहब ने बुलाया था आप लोगों को? और क्या प्राइम मिनिस्टर साहब ने समय नहीं दिया आप लोगों को मिलने के लिए? क्योंकि आप भी मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का हिस्सा हैं। ठीक है, मेरे जानकारी में उतनी जानकारी नहीं है जो आप बता रहे हैं कि उन्होंने समय मांगा था और समय नहीं मिला। ये मेरी जानकारी में नहीं है। आपके पास अगर जानकारी है तो है। और मिलने का जहाँ तक बात है, इसके लिए कोई सबको एक साथ मिलने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी चाहे मिल सकता है या जो भी चाहे बात कर सकता है। लेकिन हमारा मानना यह है कि मुलाकात का फायदा तभी है जब इश्यूज पर बात हो। मुलाकात का फायदा तभी है जब जो कंसर्न्स हैं उनको जो है ठीक से समझने की कोशिश हो। और दूसरा ये कि हम कन्वे बराबर कर रहे हैं अपने मीडिया के थ्रू भी, दूसरी चीजों के जरिए भी। लेटर्स भी लिखे गए हैं जिसमें हमने अपने कंसर्न को शो किया है। और हमने ये कभी नहीं कहा कि हम नहीं मिलेंगे। हमने कभी ये तय नहीं किया कि हम सरकार से नहीं मिलेंगे। सरकार तो हम ही चुनते हैं, ठीक है, हमारी पसंद की हो या ना हो, लेकिन सरकार डेमोक्रेसी में सबकी है। और सरकार से बात करना और सरकार अगर कोई चीज ठीक नहीं कर रही है तो उसको मशवरा देना और उसको ठीक करना, ये सब सिटीजन्स की जिम्मेदारी है। और मुसलमान भी इसमें शामिल हैं। तो हमने कोई ऐसा नहीं तय किया कि हम मिलेंगे नहीं, लेकिन ये कि मिलना जब फायदेमंद हो, मिलने की जब कोई बाकायदा उस पर इश्यूज पर बात हो। अब कुछ लोग सिर्फ ये दिखाने के लिए या फोटो के लिए अगर मिलना चाहें तो जमात इस्लामी हिंद कम से कम इस तरह की मुलाकात को पसंद नहीं करती, जो सिर्फ दिखाने के लिए और फोटो के लिए हो या जिसमें कोई इश्यू पर बात ना हो। तो सीरियसली अगर डिस्कशन के लिए मौका मिलता है तो हम जरूर जाएंगे और ऐसे किसी मौके को हम गंवाएंगे नहीं। मैं जमीर हाशमी, हाँ, श्योर। जानना चाहता हूं कि आपने दो चीजों पर अपना मौक़िफ़ रखा। एक चीज जो कोर्ट में है ज्ञानवापी का इशू, और दूसरा जो नुपुर शर्मा या इस तरह के लोग जो तौहीन रिसालत कर रहे हैं। दो चीजें आपने कहा कि कोर्ट अपना काम करेगी। कोर्ट ने बाबरी मस्जिद इशू पर भी काम किया है, कोर्ट ने दूसरे इशू पर भी काम किया है जिससे मुसलमान मुतमईन नहीं हुए। ये अलग बात है कि उन्होंने उसको कबूल किया। यहाँ होता ये रहा है कि पहले पब्लिक परसेप्शन बनाया जाता है और फिर अवामी राय के मुताबिक सबूतों को एक तरफ रख के फैसला कर दिया जाता है। यहाँ सोशल मीडिया से पब्लिक परसेप्शन बनाया जा रहा है, वीडियो लीक किए जा रहे हैं, वो वीडियो सच्चे हैं कि झूठे हैं। आपने कह दिया कोर्ट काम करेगी, सरकार काम करेगी, लेकिन जो पब्लिक परसेप्शन बन रहा है वो उनकी मर्जी से ही बन रहा है।
इसको काउंटर करने के लिए जमात इस्लामी क्या सोचती है? देखिए, आपने तो इस मसले को बहुत गहराई तक समझ लिया है और हम भी आपकी उस सतह पर हैं, तो कोशिश ये तो ठीक है कि ये बात सब जान रहे हैं कि ये मसला क्या है और क्यों उठाया जा रहा है। और जहां तक अदालतों की बात है, एक डेमोक्रेसी में जब डिस्प्यूट होता है तो अदालतों में जाना ही पड़ता है और अदालतें कानून के मुताबिक काम करती हैं। अदालतों का फैसला सही हो, गलत हो, इंसाफ पर न हो, इसकी गुंजाइश रहती है। छोटी अदालत के फैसले को बड़ी अदालत में, उससे बड़ी अदालत में, बेंच में, आगे अपील, उसके कई मरहले हैं। इसके बावजूद भी सिस्टम को तो फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन जो अभी जो मसला चल रहा है ज्ञानव्यापी और दूसरी मसाजिद का, उसके बारे में हमारा कहना यह है कि कानून के मुताबिक इन मसलों पर लिटिगेशन ही अलाउड नहीं है, ये हम कहना चाहते हैं। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि जो पब्लिक परसेप्शन बनाया जा रहा है, ठीक है, वो सरकार नहीं बना रही है, वो कोर्ट नहीं बना रही है, उनके लोग कर रहे हैं। हाँ, तो आप लोग एक्सपोज कीजिए इसको, मीडिया के लोग एक्सपोज करें कि ये परसेप्शन गलत हो रहा है। और यही बात तो हम कहना चाह रहे हैं। आप जो बातें यहाँ कही जा रही हैं उसको आप पब्लिक तक पहुंचाइए तो पब्लिक का परसेप्शन पॉजिटिव भी होगा। मीडिया बात करेगी, जो वो कह रहे हैं उनकी बात करेगी, जो आप कहेंगे आपकी बात करेगी। मीडिया उस पर रिसर्च करने नहीं जा रही है। इसका जो है काम जमात इस्लामी को, जो मुसलमानों की जमात है, तो वो क्या सोचती है, क्योंकि जो खासतौर से सोशल मीडिया पर जो कैंपेन चलाया जा रहा है वो कोई सरकार नहीं चला रही है, उसको मीडिया भी काउंटर नहीं करेगी, उसको काउंटर आपको करना है। सबकी जिम्मेदारी है। जो गलत बातें मीडिया पे, सोशल मीडिया पे चल रही है उसको कंटेन करना सबकी जिम्मेदारी है। जमात इस्लामी भी अपने तौर पर कोशिश कर रही है और आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उस कोशिश का एक हिस्सा है। कम से कम कुछ लोग जो यहाँ बैठे हैं उनका परसेप्शन तो कम से कम थोड़ा ठीक हो और ये जितना आगे तक ले जा सकते हैं उस परसेप्शन को करें। तो जो जितना कर सकता है उतना करेगा। हमने ये दावा नहीं किया और हम कर सकते हैं कि हम कोई पूरे देश का परसेप्शन बदलने की हम सलाहियत रखते हैं, लेकिन ये कि कोशिश आपको, हमको, सबको अपने अपने लेवल पर करने की जरूरत है। जो गलत हो रहा है उसको रोका जाना चाहिए, जो सच छुपाया जा रहा है वो सच बाहर आना चाहिए। अदालतों पर जो भरोसा कमजोर हो रहा है वो भरोसा मजबूत होना चाहिए। लेकिन सबके बावजूद देश कानून से चलता है, संविधान से चलता है और डिस्प्यूट के केसेस में अदालतों में जाना होता है। अदालतें फैसले सुना सकती है लेकिन जरूरी नहीं है कि अदालतें इंसाफ पर अपने फैसले सुनाए। तो जाहिर है कि फैसले करती अदालत, जरूरी नहीं कि इंसाफ करे। और ऐसे बहुत से वाकयात पिछले हुए हैं जिसमें फैसले हुए हैं मगर इंसाफ नहीं हुआ। तो हम ये समझते हैं कि इसके बावजूद हमें रास्ता यही अपनाना पड़ेगा। लेकिन ये बात फिर मैं स्पष्ट कर दूं